नहीं बेटा, चलिए ज़रा बहुत हुई बकवास, शुरू करते हैं मतलब की बात। आओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, डे नंबर 5। आओ, अभी तक हम लोगों ने जो सीखा उसमें हमने क्या क्या सीखा? ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में सीखा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बारे में पूछा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एडजस्टेड परचेजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब चीज़ें आई थी ना। अच्छा, इसका मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना भी आता है। अब हम लोग आज जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर तीनों चीज़ें बनाना सीखेंगे, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। हालांकि मैं अब कुछ नया नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिस रह गई है हमारे लिए आज। अच्छा, क्या ठीक है। लो जी, क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट। तो ये बनाने की आवश्यकता, क्योंकि ये एंड रिजल्ट आपको दे दिया, तो इसके आगे की कहानी पे हमें चलना है बस। तो देखो जरा, कैश कहाँ जाएगा? एसेट साइड। आप लोगों को याद होगा जब हमने अकाउंटिंग ट्रेल की थी, अकाउंटिंग ट्रेल में मैंने यहाँ पर एसेट्स को दो हिस्सों में बांटने के लिए कहा था, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। लायबिलिटीज को तीन हिस्सों में बंटवाया था, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और कैपिटल। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर आती हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर तीन हिस्से बनवाए थे। ये हिस्सा अभी आप लोगों को इस तरह से फॉलो नहीं करना है, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि इसमें से करंट एसेट यहाँ दिखानी है, नॉन करंट यहाँ दिखानी है, ऐसा कुछ नहीं करना है अभी आपको। वो 12th में आपको ध्यान रखना होगा, 11th में आप नॉर्मली चलोगे। जैसे ये क्या है? एसेट। तो आपको यहाँ नहीं लिखना करंट या नॉन करंट, सीधा लिख दो क्या? कैश। खेल खत्म। ये भी एसेट में आ जाएगा, इधर ही आ जाओ ना सीधा। ये भी क्या, कहाँ जाएगा? एसेट। एसेट ये तो जाएगा ही जाएगा, चाहे ये ट्रायल बैलेंस से पहले एडजस्ट हुआ हो और चाहे ट्रायल बैलेंस के, पर बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा। एसेट, एसेट, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट है। ये नहीं, इसके दोनों ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं। आप चाहो तो इसे या तो एसेट में दिखा दो, या फिर आप इसे कैपिटल में से माइनस भी कर सकते हैं। अगर आपने इसे कैपिटल में से माइनस किया तो ये जो कैपिटल है ये पहले जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, और यहाँ पर आपने ड्राइंग्स माइनस करनी है, और जो प्रॉफिट तुम्हें यहाँ मिल रखा था, हाँ, ये वाला प्रॉफिट यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये आउटर कॉलम में चला जाएगा। समझ आई बात? आगे चलते हैं ज़रा। बाकी ये तुम्हें पता ही है, तीनों लायबिलिटीज़ की चीज़ें, तो बस बैलेंस शीट बन जाएगी, कुछ खास नहीं है ऐसा। आगे चलते हैं। देखिए ज़रा, बाहर दे रहा है क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब क्या है? वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रहा है इंफॉर्मेशन। याद करो, अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही एडजस्ट हो जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आता है, पर क्या अंदर नजर आ रहा है? इसका मतलब अभी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट नहीं हुआ है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को एक बार यहां से एडजस्ट करेंगे और फिर वो कहां पर नजर आने लगेगा? बैलेंस शीट के अंदर। याद है इतनी बात? चलो ज़रा ट्राई करते हैं। इसमें से कोई ऐसा आइटम जिसको लेके कंफ्यूजन हो कि ये कहाँ जाएगा, या 1 to 1 बात कर लेते हैं एक एक करके। चलो समर्थ, शुरू हो जाओ। ये कहाँ जाएगा? परचेजेस। तुमने तो मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी आज। परचेजेस, परचेजेस तो यहाँ जाती है ना यार, बोलो। और ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर परचेज रिटर्न भी है, तो परचेजेस अंदर जाएंगी, माइनस परचेज रिटर्न। अच्छा, कुछ बच्चों की एक आदत है कि वो पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करते हैं, फिर P&L कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट। आप लोग ऐसा करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अब सुनो तरीका क्या होगा, कोई आप में से बताएगा क्या तरीका होना चाहिए? सही, हाँ बताओ। जो आइटम्स आते जा रहे हैं उसको उसमें लिख दो। मानसी जी कह रही हैं कि जो आइटम आते जा रहे हैं उसे उस सीक्वेंस में लिखते जाओ। तो मानसी जी चलो बताओ, इसे कहाँ लिखूं? ट्रेडिंग में कहाँ? यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, या इधर लिखूं? सेकंड लाइन में जहाँ डॉट लगा लिए तीन। सेकंड लाइन में। फर्स्ट में कौन बैठेंगे? ओपनिंग स्टॉक। अगर नहीं हुआ तो
तो खाली चली जाएगी वो लाइन। क्या वो सही है? नहीं है ना। इसीलिए सबसे पहले आपको पूरे सिस्टम में क्या ढूंढना है? ओपनिंग स्टॉक। देखो है क्या? तो सबसे पहले इसे उठाओ, इसके बाद दिक्कत खत्म। इसके बाद दिक्कत खत्म। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक उठा लो, बाकी उठाते जाओ पहली लाइन से। परचेज के साथ कौन जाएगा? तो दोनों यहां पर आ जाएंगे। टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। आउटर कॉलम में क्या आ गया? नेट परचेज आ गई। ठीक है, आगे चलो। सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों एक साथ उठा के चलना। हाँ जी, बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स। ठीक है, उसके अलावा यहां से क्लोजिंग स्टॉक पहले उठा के चलना, वरना भूल जाओगे बाद में। क्लोजिंग स्टॉक एक बार यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक, और फिर क्लोजिंग स्टॉक यहां पर भी आएगा। और यहां टू और बाय मत लगा देना। क्लोजिंग स्टॉक यहां पर एसेट बन के आया है, क्योंकि बचा हुआ माल हमारे लिए एसेट है। डिस्काउंट अलाउड, हाँ सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में एसेट्स में चला गया। ठीक है, ये पी एंड एल के डेबिट साइड पर। बैंक चार्जेस पी एंड एल के डेबिट में, ये एसेट्स ये पी एंड एल के डेबिट में। वेजेस ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। फ्रेट आउटवर्ड पी एंड एल के डेबिट में। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस बिल्कुल ठीक है, पी एंड एल के डेबिट में। एडवर्टीजमेंट पी एंड एल के डेबिट, और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। सिंपल है आइटम। इधर आओ जरा। जिस आइटम में तुम्हें लगे ना कि तुम्हें एग्री नहीं कर पा रहे हो, बात कर लेंगे ना, बता देना कि भाई मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़ वहाँ जाएगी, रीज़न पे बात करते हैं फिर। ठीक है ना। फिलहाल तो मैं ये पॉइंट बता के चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हें पता है। ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। बताना ज़रा। कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। डिस्काउंट रिसीव्ड इस हिस्से में। क्रेडिटर्स यहाँ पर, बीपी ये भी यहीं पर। ठीक है ना। और ध्यान रखना यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पर आ जाएगा पहला बाय। इसीलिए एक चीज़ का ख्याल आपने और रखना है, सुन लो किस चीज़ का ख्याल रखना है। जब आप इसमें से आइटम ढूंढ रहे हो तो आपने कुछ आइटम यहाँ पर भी लिखे हैं और कुछ आइटम आपने यहाँ पर भी लिखे हैं। आपको पहली लाइन खाली छोड़नी है पहले, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहां से जीपी उतरेगा या ग्रॉस लॉस। इसलिए पहली लाइन खाली छोड़ के चलना। जितने भी आइटम इसमें पी एंड एल के मिलते चले जाएं, वो सारे आइटम आप एक लाइन के बाद रखना शुरू करेंगे, पहली लाइन के बाद। इतना क्लियर है? वरना आप सारा सिस्टम खराब कर देंगे। यहां पर आपको कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो जहां मिलता जाए डालते जाओ। सही है। और रही बात इनके टाइटल्स, देख लो जरा टाइटल्स में क्या लिखा हुआ है। अब ये देखना है आप में से कौन बता सकता है कि यहां पर फॉर यूज हुआ है और यहां पर एज एट यूज हुआ है, ऐसा क्यों? कोई और? किस किस को पता है? चलो हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने हाथ नहीं उठाया है। हाथ नीचे कर लो। क्यों भाई, क्या कंफ्यूजन है बताओ? देखो फर्क को समझने की कोशिश करो। बताओ यहाँ का एक आइटम बताओ और यहाँ का एक आइटम बताओ, कुछ भी जो तुम कहो। परचेजेस लिख लो, तुम यहाँ पर लिखते हो टू परचेजेस लिखते हो, हाँ या ना? और यहाँ पर तुम कुछ एक आइटम बताओ, कुछ भी। डेटर, ठीक है, यहाँ पर डेटर्स लिखते हो, हाँ या ना? अब तुम बताओ ये जो परचेज है, ये अमाउंट आज का है, 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 या कब का है? ये पूरे साल की परचेज होती है, टोटल परचेजेस। क्या ये डेटर भी पूरे साल के हैं? सुन लो ना, पहले बता देना। आपने यहाँ आपने ए को माल बेचा 100 रुपए का, ए ने आपको पैसे दे दिए बीच में ही। फिर आपने बी को माल बेचा 200 रुपए का, बी ने पैसे नहीं दिए। फिर आपने सी को माल बेचा, सी ने आपको पैसे दे दिए 300 रुपये। फिर आपने डी को माल बेचा 400 रुपये, डी ने पैसे नहीं दिए। फिर आपने ई को माल बेचा, ई ने भी पैसे दे दिए 500 रुपये।
बताओ आज तुम्हारे आज डेटर्स कितने हैं? वो तो एक तो तुम्हारे ये वाले डेटर्स हैं और एक तुम्हारे ये वाले डेटर हैं। हालांकि तुम्हारे देखा जाए तो तुमने उधार पे कितनी बार माल बेचा है? 1 2 3 4 5 बार उधार पे माल बेचा है। पर क्या ये सारे तुम्हारे डेटर हैं क्या? नहीं। अब तुम सोचो इन सब में तुमने एंट्री क्या डाली होगी? ए डेबिट टू सेल, बी डेबिट टू सेल, सी डेबिट टू सेल, डी डेबिट टू सेल, ई डेबिट टू। बताओ टोटल सेल कितनी है? पहले तो सेल बोलो। सेल है 1500 की, पर तुम्हारे डेटर्स कितने हैं आज? 600। तो बेटा यहां तो 600 दिखेंगे, 600 यानी कि वो जो आज के हैं, पर जो सेल है वो पूरे, तो यहां पर सेल पूरे साल की दिखती है। अब तुम खुद सोचो दोनों में फर्क क्या है? ये जो अकाउंट है ये इंफॉर्मेशन देता है पूरे साल की, और ये बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन देती है आखिरी दिन जो बैलेंस है उसकी। इसीलिए यहां पर शब्द यूज होता है एज एट, और यहां पर शब्द यूज होता है फॉर द ईयर। क्लियर है? भूलना नहीं। आगे चलें। इसके अंदर कोई ऐसा आइटम जो तुम्हें लग रहा हो परेशान कर रहा है? ईमानदारी तुम्हारी, तुम बताओगे। पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये वहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, विच वन? ये वाला इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन। बेटा इसका कनेक्शन है किसी के साथ? तुम बता सकते हो इसका कनेक्शन कहाँ पर है? लोन फ्रॉम एक्स। देखो अगर आप में से कोई डाउट पूछ रहा है तो मैं उससे कुछ सवाल जवाब जब करूँ ना, तो आप ये मत सोचा करो ले मेरा सवाल मेरे से वापस पूछ लिया। तुमसे पूछने का मेरा पर्पस ये रहता है कि वो तुम्हें और बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो। अच्छा एक बात बताओ एरन, पहले इसका जन्म हुआ होगा कि पहले इसका जन्म हुआ होगा? पहले इसका। इसकी एंट्री क्या हुई होगी? दिस इज लोन टेकन और लोन गिवन। लोन टेकन फ्रॉम एक्स। मान लो ये लोन तुमने यहां लिया था, एंट्री क्या डली होगी? बिल्कुल ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स का लोन। कितना? तो बेटा जो कैश है, कैश का लेजर तो ये रहा, तो ये तो कहां दिख रहा है? डेबिट बैलेंस में। और ये कहां दिख रहा है? क्रेडिट बैलेंस। अब हमने एक्स को यहां पर इंटरेस्ट दिया होगा साल के बीच में। जब भी इंटरेस्ट दिया होगा, जब भी, एंट्री क्या डाली होगी? एक्स लोन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन डेबिट टू कैश। हाँ या ना? तो बेटा ये वही इंटरेस्ट का लेजर है जो तुमने डेबिट किया था एंट्री में। तो देखो वो कहां दिख रहा है? तो तुम्हें नहीं लग रहा ये हमारे लिए क्या है? दिस इज एक्सपेंस बट दिस इज अ लाइबिलिटी। तो ये तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में चला जाएगा। और ये भैया अगर डायरेक्ट हैं तो ट्रेडिंग में जाएंगे, इनडायरेक्ट है तो P&L में जाएंगे। बोलो क्या ये डायरेक्ट है? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है? ये तो लोन का खर्चा है, तो ये कहां जाएगा? P&L में जाएगा। और देखो क्रेडिटर्स फॉर, ये तो यहां होगा ना, ये वाला कोई बताएगा? दिस इज आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट ऐसा किराया जिसकी तुमने सर्विस ले ली है, अभी पैसे नहीं दिए हैं। मैं समझाऊं? मैं समझाता हूं। अब ये देखो, 1 मिनट रुको और डिटेल में चलते हैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुको से। यहाँ देखो रेंट है क्या कहीं? कैश, हाँ ये रहा। सुनो, रेंट एंड टैक्सेस, इसका कनेक्शन इसके साथ है। मैं अभी बताता हूँ, दोनों को जोड़ो ज़रा 2 मिनट के लिए। मान लो इसमें खाली रेंट है। कितना रेंट था पूरे साल का? 2400। 2400 जिसमें से 500 रुपये का रेंट देना। एंट्री सोचो, एंट्री में रेंट डेबिट हुआ होगा कितने से? और टू कैश कितना रहा होगा? 1900। और टू रेंट 500। तो ये वाला जो है ये तो खर्चे वाला पार्ट ये रहा, और ये लाइबिलिटी है तो ये 500 रुपये वाला पार्ट ये रहा। ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के अंदर, और ये 2400 P&L के अंदर। और बताओ क्या पूछ रहे थे मानसी? कमीशन। बेटा इसके साथ जोड़ो ना,
कमीशन डेबिट कब होता है? जब हम कमीशन देते हैं, तो ये हमारे लिए खर्चा है, तो ये कहाँ जाएगा? P&L में। और बताओ, पक्का कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? चलिए जरा इसमें देखिए, कोई भी आइटम देखो सेम है, करने आप ही ने है, मैं तो खाली यहां पर चीजें डिस्कस कर सकता हूं। बेटा एडजस्टेड है ना, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ले रखा है, मतलब वो पहले ही एडजस्ट हो रखा है, तो ये यहां पर शो नहीं होगा, अब ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, एडजस्टेड है वो पहले से। कोई भी ऐसा आइटम लग रहा हो, कमीशन ऑन परचेजेस, वेयर इज इट? अब रिटर्न, हाँ ये कहाँ जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये ट्रेडिंग का आइटम है, दिस इज द डायरेक्ट नेचर खर्चा। क्या? नहीं नहीं, अरे बेटा परचेज लिखोगे, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होगा, तो कमीशन ऑन परचेज अलग आएगा, कमीशन ऑन परचेज अलग आइटम की तरह लिखना है। फ्रेट एंड कैरेज दोनों यहीं पर आएंगे। कौन सा? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये यहां पर ले लेंगे, हाँ P&L में आएगा। बिजनेस प्रेमिसेस, बेटा ये बिल्डिंग होती है, एसेट है हमारी, तो यहां पर चली जाएगी। इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों में फर्क है, सोचो जरा, सोचो, मैं भी जरा इसके बारे में क्वेश्चन पूछता हूं। बताओ, पहले इसका जन्म हुआ होगा कि पहले इसका? पहले इन्वेस्टमेंट खरीदी होंगी। अच्छा चलो जरा इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री बताओ, तुमने यहां पर इन्वेस्टमेंट खरीदी थी। इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में हो सकती है, पर क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। तो बताओ इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ओ शेयर पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसके अंदर डिबेंचर्स हो सकते हैं, इसके अंदर बॉन्ड्स हो सकते हैं, इसके अंदर फिक्स डिपॉजिट्स हो सकती हैं जो बैंक में कराते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपका इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट होगी क्योंकि इनके ऊपर क्या मिलने वाला है। तो बताओ, हमने एंट्री डाली होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने की खरीदी थी? 8,000 रुपये की। अब इसके ऊपर हमें रास्ते में इंटरेस्ट मिला होगा, जब भी मिला होगा, कितना मिला होगा? 800। एंट्री क्या डाली होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट है ये तो हमारे लिए क्या है? एसेट है, पर ये जो इंटरेस्ट है ये कहाँ जाएगा? यहां पर P&L के क्रेडिट साइड पर, इनडायरेक्ट इनकम है ये हमारे लिए, एक्स्ट्रा इनकम है। और देखो रैंकर्स नहीं होगा, ये बैंकर्स होगा, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो ये पूछ रही है कि जैसे 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 यहाँ पर ड्राइंग्स है क्या? अरे रुको तो सही, 1 मिनट टाइम लगता है, तुम्हें पता है यहाँ खड़े होके सब कुछ इतना बड़ा बड़ा लगता है। अब डेप्रिसिएशन का, हाँ ये सुनो, तो आप क्या करोगे, अब कैपिटल ढूंढो, ये रे, सुनो पहले इस कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल यहाँ आ गया, यहाँ पर क्या मिलेगा? प्रॉफिट या मान लो प्रॉफिट मिल गया, तो प्रॉफिट इसके अंदर ऐड कर देना, नेट प्रॉफिट। और ये जो ड्राइंग्स हैं, ये ड्राइंग्स यहाँ पर माइनस हो गई। उसके अलावा ये इनकम टैक्स, ये भी यहीं पर माइनस होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर यहां पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा होता तो वो भी यहां पर माइनस होता, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये फिर कैपिटल नेट आपको मिल जाती। क्लियर है? और देखो कोई और ऐसा आइटम लग रहा हो,
अरे बैंकर्स अकाउंट नालायक, मतलब बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट यहां पर आएगा। अच्छा, क्योंकि बैंक अकाउंट में वो कौन सा बैलेंस दे रहा है, तो फिर वो यहां पर आएगा। अगर यही बैलेंस यहां पर दिया होता, इसका मतलब हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, इसका मतलब हमने बैंक से पैसे ज्यादा निकाले हुए हैं, दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट, तो फिर ये यहां पर नजर आएगा। देखो जरा और कुछ पूछना हो तो। ये बेटे एसेट में आएंगी दोनों चीजें हमारे लिए। डिस्काउंट ऑन परचेजेस ये कहाँ आएगा भाई, ये P&L में आएगा। सोचो ये कौन सा डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन परचेजेस, ये कौन सा डिस्काउंट होगा, ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, हाँ या ना। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इस हिस्से के अंदर आता है और डिस्काउंट अलाउड इस हिस्से के अंदर आता है। ये पेमेंट की वजह से कि आपको पेमेंट टाइम पर की है आपने, इसलिए आपको ये डिस्काउंट मिला होगा। कोई और डाउट है? लोन कहाँ पे है? अबे तुम लोग ऐसे कह देते हो उसके नीचे, फिर मैं वो वाला ढूंढने लग जाता हूँ। मिल गया फिलहाल। हाँ मैं कह रहा हूँ कहाँ पे, वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन के नीचे, फिर मैं डेप्रिसिएशन ढूंढ रहा हूँ, फिर तुम कहोगे वो उसके नीचे। वाह। लोन ऑन मॉर्टगेज, व्हाट इज दिस? अच्छा, लोन का मतलब तो पता है, मॉर्टगेज का मतलब क्या है? गिरवी रखना। अच्छा सुनो जरा, आपने यहां पर एक बिल्डिंग खरीदी, एंट्री बताओ। अच्छा एक बात बताओ जरा, सवाल ऐसी आया, जब तुम लोन वगैरह लेते हो तो बैंक वाले जनरली तुमसे ये कहते हैं कि भाई कुछ है तुम्हारे पास गिरवी गिरवी रखने के लिए, सिक्योरिटी तो चाहिए। तो तुम्हें क्या लग रहा है बैंक वाले किस तरह की एसेट गिरवी रखवाना पसंद करते हैं? मैं ये कह दूं मेरे पास एसी है, पंखा है, स्मार्ट बोर्ड है, ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं है। गोल्ड वोल्ड भी नहीं बेटा, उनको सबसे बढ़िया पसंद पता है क्या है? प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी वैल्यू जनरली बढ़ती है टाइम के साथ, अप्रिशिएट होती है। इसीलिए फिक्स एसेट्स, दो तरह की एसेट होती हैं, एक होती है मूवेबल एसेट और एक होती है इमूवेबल। मूवेबल मतलब आप समझ गए होंगे, और इमूवेबल में क्या आ गया? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी सबसे पहली पसंद होती है बैंक वालों की। बैंक वालों की क्या, किसी की भी होगी भाई, सीधी सी बात है। तो तुमने यहां पर एक बिल्डिंग खरीदी, अच्छा तुमने बिल्डिंग खरीदी मान लो 10 लाख रुपए की, अब तुमने यहां पर एक बैंक से लोन ले लिया 8 लाख रुपए का, एंट्री क्या डलेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अच्छा बदले में आपने गिरवी क्या रखा होगा? ये वाली बिल्डिंग आपने गिरवी रख दी, तो क्या ये बिल्डिंग अब आपके पास नहीं रहेगी? बिल्डिंग आप ही की है, आप ही के पास है, पर उसका सेलिंग राइट बैंक के पास चला गया है। मतलब उसका जो ओनरशिप है ना, वो ओनरशिप अभी आपके पास नहीं है। एक तरह से आपने उसके पेपर्स किसको दे दिए हैं? बैंक वालों को दे दिए हैं। अच्छा मुझे ये बता दो, ये जो बैंक का लोन है क्या ये यहां पर दिखेगा? कौन तारे मना कर रहा है? नालायक, मना कर रहे हो? अच्छा समर्थ है ये, अरे नालायक, ये यहां पर दिखेगा नहीं लायबिलिटी में, 8 लाख रुपए का लोन। अच्छा इस लोन के ऊपर तुमने इंटरेस्ट पे किया, वो इंटरेस्ट कहां पर नजर आएगा? वो P&L में नजर आएगा। मेरा सवाल तो ये है, क्या ये बिल्डिंग बैलेंस शीट में नजर आएगी? पक्का? बिल्कुल, ये बिल्डिंग हमारी ही एसेट है, बस इसके साथ ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दे देंगे एक छोटी सी, क्या कि इट इज ऑन मॉर्टगेज ऑफ फलाना रुपए का लोन टेकन फ्रॉम फलाने लोन, फलाना बैंक। बात समझ आ रही है? क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फुल डिस्क्लोजर, वो कहता था सब बता दो, कुछ नहीं छुपाना, तो हम उस हिसाब से ये बता के चल रहे हैं लोगों को कि देखो हमारे पास 8 लाख रुपए का लोन है और बदले में हमने ये 10 लाख रुपए की जो बिल्डिंग है ये लोन पे गिरवी रखी हुई है।
ताकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। समझ आया? तो फिलहाल ये क्या है, ये हमारे लिए कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में चला जाएगा। और बताओ सर, इनकम टैक्स में ड्राइंग्स होगी ना? हाँ, इनकम टैक्स हमारे लिए ड्राइंग से इंक्लूड नहीं होगा? नहीं। तुम ये कह रहे हो कि ये इसके अंदर कहाँ इसके अंदर इंक्लूड है, ट्रायल बैलेंस इक्वल कैसे करूँ? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हमने ये इनकम टैक्स पे किया होगा, हमें यहाँ पर एंट्री क्या डालनी चाहिए थी, जब हमने पे किया था एंट्री डालनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने एंट्री डाली इनकम टैक्स डेबिट टू कैश, इसलिए वो अलग लेजर में नजर आ रहा है, हालांकि ये इट इज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, जब आप 12th में पहुंचोगे तो 12th में आपको पता है क्या बोलेंगे, 12th में बोलेंगे ये ड्राइंग्स ही नहीं है। इसका कारण है अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिर आप 12th में जाके पता है क्या पढ़ेंगे, पार्टनरशिप। इन दोनों के लिए तो एक ही बात है। फिर आप उसके बाद पढ़ेंगे कंपनी। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, कंपनी के केस में इनकम टैक्स कंपनी का ही खर्चा होता है, उसका कारण है, बाद में बात करेंगे। बताओ कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं, हटा दूं? एक और क्वेश्चन देखो, बताओ। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस इसके अंदर आएंगे, अनप्रोडक्टिव इसके अंदर आएंगे। प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन का खर्चा, यानी कि फैक्ट्री का खर्चा। इसकी जगह पर वो और क्या क्या लिख सकता है, घुमा फिरा के सुन लो। इसकी जगह पर वो लिख सकता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और वो क्या लिख सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और वो क्या लिख सकता है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, और वो क्या लिख सकता है, कन्वर्जन कॉस्ट, और इसकी जगह पर वो क्या लिख सकता है, वर्क्स कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख सकता है, यू आर राइट। तो ये सारी एक ही बात है। अच्छा, ट्रेड एक्सपेंसेस बच्चे जनरली इसे यहां ले लेते हैं, यहां नहीं आएगा ये, हाँ ये P&L के अंदर आएगा। लूज टूल्स, दिस इज अ पॉइंट, है कहाँ ये, लूज टूल्स बेटे यहां पर आएगा, इसके अंदर, इसके। आपको पता है ये होता क्या है? कह रही है जो टूल्स लूज हो जाते हैं। हाँ, जो छोटे मोटे औजार होते हैं जो हम लोग घरों में भी यूज़ करते हैं सब, वैसे ही बिजनेस में भी ज़रूरत होती है इनकी। स्क्रू ड्राइवर है, हैमर है, सीजर है, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, लूज टूल्स कहते हैं इन्हें। अब इनके साथ दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि ये मैंने पहले भी आपको बात बताई थी, इनकी लाइफ बड़ी लंबी होती है, 10 साल 15 साल 20 साल चलते रहते हैं, घिसते ही नहीं है यार, बस खो जाते हैं, बस खो जाते हैं। पर वो घिस, हाँ कोई मांग के ले गया, बराबर वाले बिजनेस वाला कह रहा देना जरा एक स्क्रू टाइट करना है, ले तो गया, देना भूल गया, तो तुम्हारे लिए तो नुकसान हो गया ना, है? अबे मेरे से थोड़ी लेके गया कोई, मैं तो एग्जाम्पल ले, कह रही आपके खो गए क्या? तो मैं ये कह रहा हूं जो लूज टूल्स आपके पास है ना वो यहां दिखाई देंगे, और जो गुम हो जाते हैं, जो गुम हो जाते हैं उसे तुम नुकसान में डालते चले जाओगे। लॉस्ट टूल्स नहीं, लूज टूल्स। मुझे लग रहा है तुम्हारे भी थोड़े से टूल्स ना कहीं लूज हो गए हैं, दिमाग ढीला हो गया तुम्हारा। बताओ जरा इसमें से कुछ है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद पंजाब नेशनल बैंक, तो फिक्स्ड डिपॉजिट तो एक इन्वेस्टमेंट है यार, एसेट है। लीज होल्ड, आज भाई इसके बारे में पहले पर्दा हटा देते हैं जरा। लीज होल्ड और फ्री होल्ड, बिल्कुल सही टाइम पे आया ये। दो तरीके होते हैं चीजों के, एक होता है लीज होल्ड और एक होता है फ्री होल्ड। पता है किसी को? क्या हमने पहले बात की है इसके बारे में? लीज होल्ड और फ्री होल्ड नहीं है अंदाजा? सुनो, देखो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, उसको भेजे में ना क्लियर रखना।
आपको पता है हम कौन से स्टेट में रह रहे हैं? हरियाणा। ये लो हमने बना लिया हरियाणा। सुनो तो सही। अच्छा, हरियाणा के अंदर बहुत सारे क्या हैं? वाह वाह, कह रहे हरियाणा के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसके अंदर। कितने डिस्ट्रिक्ट है? नहीं आइडिया, प्रॉपर मुझे भी नहीं पता। आई थिंक 22 है शायद, आई थिंक 22 है। ठीक है, इसमें से हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये वाला फरीदाबाद। अब फरीदाबाद के अंदर आ जाते हैं हम लोग, जरा फरीदाबाद को अलग बना लेते हैं। ये आ गया फरीदाबाद। अच्छा, फरीदाबाद के अंदर बहुत सारे क्या बने हुए हैं? इतना यूनिवर्सल आंसर क्यों दे रहे हो? कह रही जगह, सेक्टर या कॉलोनी बोलते हैं उसे। ये कौन सा है? सेक्टर 3, जिसके अंदर अभी हम लोग हैं। अब इस सेक्टर 3 के अंदर आ जाओ जरा। अब ये सेक्टर 3 मैंने बना लिया। तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं पूछ रहे हम। सेक्टर 3 बेटे 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सुनो तो सही, सेक्टर 3 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज तो किसकी हैं? हुड्डा की। ऐसे लिखेंगे, HUDD तो नहीं आता? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही है ना? हाँ। और एक होता है इसके अंदर हाउसिंग बोर्ड। 2 हिस्से होते हैं। हुड्डा की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदो, कल को खरीदोगे आप, जब कमाओगे तो ऐसा होगा। सुनो, अगर आप हुड्डा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप पैसे दोगे, तो जो आपको प्रॉपर्टी, आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी आप उसके मालिक हैं जिंदगी भर के। मतलब इसके अंदर आपको मालिकाना हक मिलता है। यूज करो जब तक धरती फट ना जाए। समझ आ रही है मेरी बात? जब तक धरती फट ना जाए आप इसे यूज कर सकते हैं। घिस जाए, कुछ भी हो जाए, ये आप ही की है। इतना क्लियर है? ये मतलब नॉर्मल है, इसे बोलते हैं फ्री होल्ड। फ्री होल्ड मतलब इसके ऊपर सिर्फ आपका और आप ही का कब्जा है, किसी और का कोई कब्जा नहीं है। इट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ होल्ड। इसके ऊपर किसी और का होल्ड नहीं है, सारा आप ही का होल्ड है। होल्ड मतलब कंट्रोल। बड़ा सिंपल था ये तो। ये वही है जो तुम्हारे दिमाग में था, ये तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं। ये क्या है? हाउसिंग बोर्ड में क्या होता है कि अगर आपने इसके अंदर एक प्रॉपर्टी खरीदी तो इसके अंदर ना सिर्फ आपको 99 ईयर्स तक की ओनरशिप मिलती है। 99 ईयर्स। आप में से कुछ लोग हैं जो हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं अभी फिलहाल। वो क्या होता है? नहीं जी, मेरी हुड्डा की प्रॉपर्टी है फिलहाल, जहां मैं पढ़ा रहा हूं अभी। सुन लो, मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हुड्डा में घर भी आते हैं, हुड्डा की मार्केट भी होती है। हाउसिंग बोर्ड में घर घर आते हैं, लोगों ने जबरदस्ती मार्केट बना रखी है। हाउसिंग बोर्ड की कोई मार्केट नहीं होती। सुन, तो वही तो बता रहा हूं। इसके अंदर अगर आपने घर खरीदा तो इसके अंदर घरों की एक, इसको हिंदी में बोलते हैं मियाद। मियाद मतलब काइंड ऑफ लाइफ। ठीक है, कितनी लाइफ है इन मकानों की? हाँ, जीवन भी कह सकते हैं, अलग अलग, पता नहीं क्या सिनोनिम ढूंढने बैठे हैं क्या हम लोग। ठीक है, कितनी लाइफ है? 99 ईयर्स। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे सेक्टर 3 में जो हाउसिंग बोर्ड है, ये हाउसिंग बोर्ड बेटा शुरू हुआ था 1984 में। यानी कि कितने साल बीत गए? अभी चल रहा है 2023, तो कितने साल बीत गए? 39। ज्यादा नहीं हो गए? 13 40 साल। तो मतलब कितने साल ऑलरेडी निकल गए हैं? 40 साल ऑलरेडी निकल गए हैं। अभी भी कितने साल बचे हैं? 59 ईयर्स। इतना तो कोई बचेगा ही नहीं मेरी नजर में तो। मतलब तुम लोग बचोगे वो तो टाइम बताएगा कौन। 102 साल तुम्हारी नानी जी थी। वो इस कंसेप्ट पे कैसे रिलेटेड है मुझे ये बताओ ना। तुम्हारी नानी की नानी? अच्छा, मैं ये पूरा कर लूं? कह रही मेरी नानी 102 साल जी थी। वाह, नानी की, हाँ बेटे नानी की नानी। तो नाना नानी मतलब व्हाटएवर। सुनो, हाँ सुनो। अरे सुनो तो सही, मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने इसके अंदर घर खरीदा तो आप ये मत सोचना आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे यूज करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। 99 ईयर्स कंप्लीट होने के तुरंत बाद हाउसिंग बोर्ड आएगा और पूरी कॉलोनी ढहा देगा, कर हट, निकल बाहर, भाग भाग, कहीं भी जा, कहीं भी रहे।
अभी तो वहां पर लोग प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, क्योंकि पता है सबको कितने बचे हैं अभी भी 50-60 साल बचे हुए हैं, इसलिए लोग अभी आराम से खरीद बेच रहे हैं। पर जब लास्ट के 5-10 साल 20 साल रह जाएंगे तो लोग वहां पर प्रॉपर्टी खरीदना पसंद नहीं करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? इसे बोलते हैं लीज होल्ड प्रीमिसेस। बट अब एक बात सुनो, आपने चाहे हुड्डा की प्रॉपर्टी खरीदी हो, तब आप इसे अपना क्या मानते हैं? ओनरशिप। तो आप खुद को मालिक मानते हो क्योंकि ये आप ही की है। क्या ये आपकी नहीं है? अबे 99 ईयर्स तक तो ये आप ही की है क्योंकि आपने पैसे देके ही खरीदी है। तो दोनों नेचर में दोनों एसेट ही मानी जाती हैं, चाहे लीज होल्ड हो और चाहे फ्री होल्ड हो। इतना क्लियर है? एक तरह से पता क्या कहते हैं? कहते हैं इसे तो आप यूज करो चाहे अपने दम तक चाहे इसके दम तक। सीधी सी बात है, जब तक आप में दम है यूज करो और जब तक इसमें दम है तब तक यूज करो। इसमें क्या कहते हैं? कहते हैं निचोड़ देना 99 ईयर्स में तो निचोड़ ही देंगे ना। अबे किसी चीज को 99 ईयर्स तक यूज करोगे तो निचोड़ दोगे। कह रहे निचोड़ने के बाद तो कुछ बचेगा नहीं, गन्ने के रस जैसा हो जाएगा। रस निकाल दिया, उसके बाद जो बच जाता है वो किसी काम नहीं आता। कहता है 99 ईयर्स के बाद खाली करके अपने अपने चले जाना जहां भी जाना है। क्लियर है? पर दोनों का नेचर एसेट जैसा रहता है। क्लियर है? क्या ये मैं नहीं जानता ऐसा क्यों बांट रखा है, वो जाने जिन्होंने बांटा है। सरकारी काम। हाँ, हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी सस्ती नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ आपको ये वाली कैलकुलेशन भी। प्रेजेंट की मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूँ। हुड्डा के अंदर अगर मैं एक वाह देखो हम प्रॉपर्टी के काम भी आज सीख रहे हैं। हुड्डा के अंदर एक 100 यार्ड्स का जो प्लॉट है, ठीक है, उसमें क्या है था? ये प्लॉट है। अब प्लॉट के ऊपर आपने एक फ्लोर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, तीनों के मालिक आप, तीनों के मालिक आपके। ठीक है, अच्छा इसका जो तकरीबन प्राइस है आज के टाइम में वो कितना है? 1 करोड़ के आसपास, बल्कि उससे भी ज्यादा ही है। अब जरा इसमें आ जाओ। इसके अंदर क्या होता है? जमीन है। जमीन पता है किसकी है? जमीन हाउसिंग बोर्ड की है। पहला फ्लोर कोई और रहता है, दूसरे फ्लोर पे कोई और रहता है, अलग अलग रहते हैं। तो यहां पर इसकी जो कीमत है वो तकरीबन कितनी है? 50 लाख। तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। समझ रहे हो? कहीं कोई सस्ता नहीं, कहीं कोई ऐसा महंगा नहीं है। हाँ, हल्का सा हुड्डा थोड़ा सा महंगा पड़ता है। मुझे लगता है इसके आगे टॉपिक प्रॉपर्टी पे चला जाएगा, हमारा मुद्दा नहीं है, हम अकाउंटिंग पे हैं तो वहीं रोकते हैं। डेप्रिसिएशन सेम ही होगा? हैं? डेप्रिसिएशन सॉरी, इसके आगे नहीं जाएं, काफ़ी है। डेप्रिसिएशन की परसेंटेजेस ऑलरेडी गिवन है कंपनीज एक्ट के अंदर, वी फॉलो दैट। लीज होल्ड में लगती है डेप्रिसिएशन? हाँ बिल्कुल लगेगा, मालिक तो आप हैं ना दोनों में, काफ़ी है। इसके अंदर देखो कोई और डाउट हो ऐसा पूछने लायक। ट्रेडमार्क्स, अरे ट्रेडमार्क्स हमारा एसेट होता है भाई। हमारे कुछ ऐसे सिंबल्स, लोगो वगैरह जो होते हैं जिसके थ्रू हमारे बिजनेस की पहचान बनती है, तो वो यहाँ पर दिखाई देगा एसेट्स के अंदर। व्हाट एल्स? बैड डेट्स यहाँ पर आएगा, पर बैड डेट्स रिकवर्ड बिकॉज दिस इज अ लॉस एंड दिस इज अ गेन। मिसलेनियस रिसिट्स और मिसलेनियस यहाँ पर एक्सपेंसेस हो सकता था। अगर मिसलेनियस रिसिट्स है तो यहाँ पर आएगा, और अगर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं तो यहाँ पर आएगा। लीगल एक्सपेंसेस तुम्हारी बुद्धि चटका दूंगा मैं यहीं पर। खर्चा लिख रहा है तो यहीं पर आएगा। पक्का कोई और नहीं? ट्राई दिस वन। क्या बनाना है? बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। सिंपल है। क्रेडिटर यहां पर आ गया, कैश यहां पर आ गया, मशीनरी यहां पर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्थ यानी कि कैपिटल, कैपिटल यहां पर आ गई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर आ गया। अरे ये इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे भाई, क्योंकि ये भी पी&एल का, ये भी पी&एल का है, और ये तो खुद है ही पी&एल का। तो जब वो हमें खुद कह रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये अलग से हमें क्यों दे रहा है? अगर ये ट्रायल बैलेंस होता तो ट्रायल बैलेंस में तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वहां तो इक्वल करके पता चल जाता है। डायरेक्ट खर्चा यहां पर आ गया। अब क्योंकि डायरेक्ट दे रखा है आपको,
अच्छा, उसके अलावा परचेज 1, 2 और 3, ये तो अलग चीज है, ये तो तुम्हें पता है, ये तो यहां पर आ जाएगा। आपको एडजस्टेड परचेज दे रखी है, एडजस्टेड परचेज इज मेड अप ऑफ ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो मैं फिर इसे और इसे इग्नोर कर दूंगा, ओपनिंग की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो मैं सीधा सीधा एडजस्टेड परचेज यहां पर ले लूंगा ना। नहीं समझे? कुछ और आइटम बचा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यहां से जीपी निकालो, जीपी नीचे लाओ, नेट प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट लाके कैपिटल में ऐड कर दो, सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी। डन? दैट्स इट। चैप्टर थियरी और है, जरा उसे रीड कर लेते हैं। प्लीज रीड केयरफुली। ध्यान से पढ़ना। हाँ जी, क्या पूछना है? कार्गो पहनने वाला नहीं है, बजाने वाला नहीं, वो कॉन्गो होता है। बजाने वाला वो बैंजो होता है। क्या कपड़े, मतलब कौन सी बातें चल रही हैं आज? प्रॉपर्टी पे हमने डिस्कशन कर लिया, कपड़ों की बातें यहाँ हो गई। सुनो, कार्गो बेसिकली कैरेज को ही बोलते हैं, कैरेज या कार्टेज जो आप बोलते हैं ना, उसी का नाम है। ये अलग अलग कंट्रीज में ये अलग अलग शब्द यूज होते हैं, तो ये सब अपन तो आजकल तो ग्लोबल है ना, सब पढ़ते हैं इसलिए। ठीक है, और क्या पूछ रहे थे? ऑक्ट्रॉय एक खर्चा है, एक टैक्स है, जो कि कब लगता है? जब एक सिटी से दूसरी सिटी में माल जाता है। ऑक्ट्रॉय की जितनी मुझे पता है, ऑक्ट्रॉय अब अप्लाई नहीं होता है, शायद सिर्फ महाराष्ट्र में लगता है, वो भी मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, ऑक्ट्रॉय। चलें आगे। फोर्थ वाला देखो पहले, हो गया? यहाँ पढ़ो इसे ध्यान से।
चलें आगे। ये सब किया हुआ है भाई तो आप लोगों ने। ठीक है, पता है आप लोगों को ये वाली बात। पहले 6 कंप्लीट करो। हो गया? पढ़ लिया? अभी कर रहे हैं बच्चे। चलें आगे। पहले उतना हिस्सा पढ़ो। हो गया? चलें आगे। अभी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में ही है दोनों। हो गया? खैर ये तो खाली बस कनेक्ट ही तो करना है। देखने से हो गया लग रहा है।
हो गया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि नॉर्मल थ्योरी में लिखा हुआ है, अक्सर पूछ लेते हैं थ्योरी के अंदर ये। आप लोग देख लेना, आपको किसी न किसी पेपर में मिल जाएगा ये। चलो मैं आगे, लाइटली मतलब भाई। सॉरी 14 का तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब तो ये भी साइड में भी लिखा हुआ है, तुम्हें इससे भी पता लग रहा होगा। अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है? बताओ ये क्या है? अगर आपको अप्रेंटिस प्रीमियम मिल रहा है तो इसकी एंट्री क्या होगी? हाँ नॉमिनल है, इनकम है ये हमारे लिए। पी एंड एल में जाती है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। पढ़ो आगे। 14 तक हो गया? सोलह तक हो गया? कर लिया? दो टर्म्स हैं, ग्रुपिंग और मार्शलिंग, दोनों एक साथ आती हैं। एटीन 19 ये 20 देखो, बहुत सही क्वेश्चन है एक। किस ऑर्डर में मांग रहा है? लिक्विडिटी। यू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी क्या होता है? क्या? कि किसी चीज को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे मान लो ये लो,
ये 4 चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक फ़ोन है, एक गाड़ी है, एक डेबिट कार्ड है और एक ये नोट है। इनमें से सबसे पहले मैं किसे कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ? पागल है, सबसे पहले कैश। ये सबसे लिक्विड है, ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है। समझो मेरी बात को, सबसे लिक्विड है ये, इससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। इसके बाद मैं किससे पैसे जल्दी निकलवा सकता हूँ? कार्ड। जाओ और अभी निकाल लो। इसके बाद इनमें से किसका बिकना है आसान? ये बिकना आसान, उसके बाद गाड़ी। तो आपने बताया ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तो कह रहा है इनको भी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में लगाया है बस। 20 हो गया, समझ गए होंगे ना, आइडिया तो लेना था। ये मैंने ना खाली बेसिस लिख दिया है, बाकी खुद लिख लेना था। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऑर्डर ऑफ एसेट, ऑर्डर ऑफ लायबिलिटीज, यूजेस, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिया? 25 तक पढ़ लिया। क्या हमने पहले कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के बारे में कभी बात की है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ करी है, मुझे याद है। अकाउंटिंग ट्रेल के अंदर हमने बात की थी इसके बारे में। कुछ पूछना है? डाउट्स क्यों नहीं आते हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि आप प्लेन रीडिंग करते हैं। जो उसको समझने की कोशिश करेगा डाउट्स उसे आएंगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि बस पैराग्राफ निपटाना है, पढ़ो और जाने दो ऊपर क्या लिखा है, कोई मतलब से मतलब नहीं है। ठीक है, दैट्स गुड। ट्वेंटी-7 फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से 3 जो वाइट हैं उसमें और रेड वाले में फ़र्क क्या है?
जो रेड वाला है ना वो एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है कि नहीं है? बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। बाकी के तीन देखो, बाकी के तीन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज हैं, इसलिए उसको हटा दिया गया। अब भाई इसको समझने के लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए। 27 हो गया। बस यही वाला लास्ट है, ये वाला ध्यान से देखना। बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या फर्क है? क्या? जितना लोन दिया है, सैंक्शन मतलब जितना अप्रूव किया है। क्या? हाँ हाँ हाँ, ओवरड्राफ्ट में डेली बेस पे लगता है। जितने दिन आपने वो पैसा अपने पास रखा है उतने दिन का इंटरेस्ट लगेगा। ओवरड्राफ्ट सिर्फ करंट अकाउंट को? हाँ, सेविंग अकाउंट वालों को नहीं मिलती है फैसिलिटी, ओनली करंट अकाउंट वालों को मिलती है, मतलब बिजनेसमैन को मिलती है। अब कल को तुम कह दो बैंक में जाके कि मेरा यहाँ पे अकाउंट है, अब तुम्हारा तो सेविंग अकाउंट ही हो सकता है ना। तो अभी तुम बिजनेसमैन थोड़ी हो, स्टूडेंट हो, सेविंग अकाउंट तो खुलवा सकते हो, पर तुम्हारे अकाउंट में ये सुविधा नहीं मिलेगी ओवरड्राफ्ट वाली। बिजनेसमैन को इसलिए दे देते हैं क्योंकि बिजनेसमैन का रोज का काम है पैसे आना जाना। आज अगर आपने ओवरड्रॉ कर भी लिया तो कल पैसा आएगा, ओवरड्रॉ अपने आप पॉजिटिव बैलेंस बन जाएगा। पढ़ लिया 28? बस थियोरी यहीं कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट है। आपके लिए होमवर्क मैं एक बार बता दूं ज़रा, प्लीज़ बुक दे दो मुझे, नई वाली देना। बेटा होमवर्क नोट कर लो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 15 और 16, बस दो ही क्वेश्चन है, 15 और 16।